हेलो ऑल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। उससे पहले हमें जानना होगा कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का जो डेफिनेशन है, द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चीटी है, एन एंड मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन। एक चीटी जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो स्ट्रेट लाइन में सपोज कि चींटी आप एक वायर पे मूव कर रही, तो अगर एक वायर पे मूव करेगी तो चींटी का कितना डायरेक्शन होगा? चींटी केवल एक डायरेक्शन में, या तो आगे या तो पीछे जा सकती है, राइट। इसलिए उसका 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ। लेकिन अगर यही चींटी एक प्लेन में मूव कर रही होगी तो वो क्या कर, आगे पीछे दाएं बाएं, इसमें हमें कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी? इसमें हमें दो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम दो हो जाएगी। अगर कोई इंसेक्ट एयर में फ्लाई कर रहा है तो उसको कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी? 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी। तो इस वाले में अगर हम पूछें कि एन एंट मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन में कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी पोजीशन डिफाइन करने के लिए? केवल और केवल एक्स, क्योंकि एक लाइन में मूव कर रहा है तो एक्स केवल कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी। इसमें कितनी कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी? प्लेन में मूव करेगा तो एक्स और वाई। और अगर कोई भी इंसेक्ट फ्लाई कर रहा है एयर में तो उसमें कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी? 3, एक्स वाई जेड। तो इसलिए इसका जितना आपको कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी उतना ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास गैस है। गैस का कितने प्रकार का है? मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक है और पॉलीटॉमिक है। उसकी कितने तरीके से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकती है? एफ ट्रांसलेशनल, एफ रोटेशनल, एफ वाइब्रेशनल, और इन तीनों का जो ऐड होकर के जो टोटल बनेगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास मोनोटॉमिक है, तो मोनोटॉमिक की जो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो है 3, रोटेशनल है 0, वाइब्रेशनल है 0, तो टोटल ऐड होकर के हो जाएगा 3। तो मोनोटॉमिक का जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो है 3। डाई एटॉमिक का अगर देखें तो डाई एटॉमिक का कितना होगा? डाई एटॉमिक में 3 ट्रांसलेशनल है और 2 रोटेशनल है। तो 2 रोटेशनल प्लस 3 ट्रांसलेशनल। और अगर हम 0 एज्यूम्ड कर लें वाइब्रेशनल में, जनरली यहाँ पे 2 लिया जाता है वाइब्रेशनल में, बट अगर नहीं दिया है तो 2 लेते हैं। अगर एज्यूम करना है तो 0 एज्यूम करते हैं। तो टोटल हो जाएगा 3 + 2 दैट इज 5। ठीक है, और कहीं कहीं पे ये 7 हो जाता है, 7 हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 2 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेते हैं। पॉलीएटॉमिक की बात करें तो पॉलीएटॉमिक में क्या होगा? 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, और यहाँ पे 2 वाइब्रेशनल होता है, लेकिन अगर आप एज्यूम कर लीजिए 0 है वाइब्रेशनल तो ये हो जाएगा 6। अब आते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये क्या बोलता है? ये बोलता है इट स्टेट्स दैट फॉर एनी डायनेमिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम the total energy is divided equally among all the degrees of freedom, and the energy associated per molecule per degree of freedom is half kT, where k is a Boltzmann constant, where k is Boltzmann constant। ठीक है, तो इस पूरे का जो मतलब है वो ये है कि मान लीजिए अगर आपके पास गैस है तो गैस में जो मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनकी, सपोज एक मॉलिक्यूल अगर हम उसमें से ले गैस में से, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी हाफ के टी। की एनर्जी कितनी हो जाएगी? उसकी एनर्जी हो जाएगी हाफ के टी मल्टीप्लाइड बाई जितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। हाफ के टी मल्टीप्लाइड बाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इसी को बोला जाता है पार्टीशन ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। की जो एनर्जी होगी वो इक्वली पार्टीशन हो जाएगी हर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में। और एनर्जी कितनी पार्टीशन होगी? हाफ के टी। तो मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखना चाहें तो ई बार इज इक्वल टू एफ बाई 2f इंटू हाफ के टी, जहाँ पे के कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, और f जो है वो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। राइट, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में कौन कौन सा आएगा? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। अगर हमारे पास गैस में, तो ये बेसिक हमारे पास डिफिनीशन, ये हमारे पास स्टेटमेंट है कि पार्टीशन ऑफ एनर्जी का, कि एनर्जी जो होगी गैस मॉलिक्यूल की, सिंगल गैस मॉलिक्यूल की, वो हो जाएगी f/2 kT। तो अगर हमारे पास टोटल n मॉलिक्यूल है गैस में तो टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होगी गैस की? दैट इज गिवन बाय n मल्टीप्लाइड बाय एक मॉलिक्यूल की एनर्जी। राइट, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय एक मॉलिक्यूल की एनर्जी। तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो है ई बार। ठीक है, अब ई बार है यहाँ पे, तो हमारे पास n है, तो ई बार कितना है? इक्विपार्टीशन थ्योरम से, इक्विपार्टीशन थ्योरम से जो है वो है f/2 kT। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे और n से जस्ट मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद आ गया f, और यहाँ पे आ गया
के की जगह हम लोग बोल्ट्जमान कांस्टेंट को अगर आर के टर्म में लिखना है तो हम उसको लिख सकते हैं क्या, आर डिवाइडेड बाई अवोगाद्रो नंबर, ये आता है हमारा बोल्ट्जमान कांस्टेंट। और फिर यहाँ पे कैपिटल टी आ गया, तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस जो आई जिसमें कि n मॉलिक्यूल है वो आ गया F/2, और कैपिटल N अपान अवोगाद्रो नंबर इसको बोला जाता है नंबर ऑफ मोल्स, F/2 स्मॉल n r t। ठीक है, अब आते हैं हीट कैपेसिटी। यहाँ पे ये n से डिवाइड है, तो ये कौन सी हीट कैपेसिटी है, ये मोलर हीट कैपेसिटी है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल से डिवाइड है यहाँ पे। तो मोलर हीट कैपेसिटी अगर हमें निकालना है तो वो कितना होता है, CV कितना होता है, 1 अपान स्मॉल n du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये डिफिनीशन है, या ये हम लोग CV का ये फार्मूला है, डिफिनीशन इसका दूसरा होता है, बट ये फार्मूला आता है, कैसे आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ये हम लोग डिस्कस किए थे हीट कैपेसिटी वाले चैप्टर में। तो CV हमारे पास आ गया 1 अपान n du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये U है, यहाँ पे ये सारा कुछ कांस्टेंट है, F भी कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट। तो जब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो T का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, इसका मतलब हो जाएगा F/2 n। जस्ट इसका डिफ्रेंशिएशन करें दोनों साइड में तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा V कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो वॉल्यूम है नहीं, तो यहाँ पे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन दैट इज 1, तो ये आ जाएगा F/2। और n भी आएगा यहाँ पे, लेकिन एक n यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इसलिए n से n कैंसिल, दैट इज F/2 r आ गया। मेयर से रिलेशन क्या बोलता है, Cp इज इक्वल टू CV प्लस आर, Cp माइनस CV बराबर आर, मेयर से रिलेशन ये है Cp माइनस CV बराबर आर, ये हम लोग प्रूव किए हैं। तो Cp अगर निकालना हो तो CV प्लस आर, तो CV हमने यहाँ पे निकाल रखा है, दैट इज F/2 r, राइट, CV इज इक्वल टू F/2 r रख दिए, प्लस r, तो यहाँ से r कॉमन हो जाएगा तो F/2 प्लस 1 बचेगा, Cp आ गया, CV आ गया। अगर हमें अब रेशियो चाहिए, तो अगर रेशियो हमें चाहिए तो Cp/CV आ जाएगा। Cp/CV निकालने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी रेशियो, गामा जो टर्म है इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो या हीट कैपेसिटी रेशियो, दैट इज गिवन बाय गामा इज इक्वल टू Cp/CV। Cp का मान हमने अभी निकाला, कितना था ये, F/2 प्लस 1 टाइम्स r, और यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिए, CV की जगह कितना है, CV की जगह है F/2 इंटू r, CV की जगह हो गया F/2 इंटू, ठीक है, r से r कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा F/2 प्लस 1 डिवाइड बाई F/2। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व अगर हम करें तो ये आ जाएगा F/2 डिवाइडेड बाई F/2 प्लस 1, और यहाँ पे कितना डिवाइड है F/2, अब ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है तो 1 प्लस, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो 1 प्लस 2/r, यही चीज यहाँ पे है, यही चीज यहाँ पे, राइट। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का एक तो ये है कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपको चाहिए मोशन को डिफाइन करने के लिए, वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है किसी सिस्टम का। एक डिफिनेशन इसका और है, वो दूसरा डिफिनेशन क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्क्वायर्ड टर्म्स दैट इंटर इनटू द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। तो मान लीजिए आपके पास टोटल एनर्जी E है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें ये दो टर्म अगर आ रहे हैं तो एक है हाफ mc², दूसरा हाफ kx², तो एक स्क्वायर टर्म ये हो गया, एक स्क्वायर टर्म ये हो गया, तो इस केस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, दैट इज 2, क्योंकि दो स्क्वायर टर्म आ रहे तो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी। ये है क्या चीज, मान लीजिए आपके पास एटम वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जब एटम वाइब्रेट कर रहे हैं तो हम उसको मान सकते हैं कि एटम्स जो है वो एक स्प्रिंग से बंधे हुए, सपोज एटम्स एक स्प्रिंग से बंधे हुए, तो एटम जब वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा, जैसे मान लो ये एटम अगर थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस हुआ x में, तो इसमें एक स्प्रिंग में खिंचाव आएगा, स्प्रिंग में जब खिंचाव आएगा, स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है कितना होता है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इसको बोलते हैं हुक्स लॉ, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इस एटम की, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mc², वेलोसिटी c है तो हाफ mc², प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ kx², पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ kx² स्प्रिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दो टर्म आ जाएंगे, दस ईच वाइब्रेशनल मोड द मॉलिक्यूल हैज 2 इंडिपेंडेंट डिग्रीज ऑफ वाइब्रेशन फ्रीडम। तो इस तरीके से भी हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को डिफाइन कर सकते हैं कि कितना टोटल एनर्जी में स्क्वायर टर्म है, ये दूसरा डिफिनीशन है। लेकिन जो बेसिक डिफिनीशन है, बेसिक डिफिनीशन ये है कि कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट आपको चाहिए किसी सिस्टम के मोशन को ये स्टडी करने के लिए।